हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 7th का चैप्टर 2। ठीक है, तो आपका क्लास 6 का आपका सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं आप प्लीज़ उनको जाकर वॉच कीजिएगा, और बहुत ही अच्छा आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी वह बहुत ही बेहतर होगी। तो आज हम आपका यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में देखिए पढ़ना क्या है कि अतीत में भारत पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंश थे। ठीक है, और उनके उद्भव के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि प्रसिद्ध शासक राजवंश ने अपनी प्रजा और भारत की संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। तो हम लोग यही सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी आप बहुत चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है, तो मैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है मैं उसको अंडरलाइन की हूँ। ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन हाँ कर सकते हैं। समय बहुत है, तो वीडियो का बर्डन एकदम कीजिएगा मत। एक एक वीडियो अगर आप हमेशा देखेंगे, नोट्स हमेशा बनाएंगे, रिविजन हमेशा करेंगे, तो आपका आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद मानचित्र एक में विभिन्न उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखलाया गया। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है पहला टॉपिक। ठीक है, नए राजवंशों का उदय। नए नए राजवंश कैसे बने, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महामत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो दरबार में जो लोग हाजिरी मतलब अटेंडेंस लगाते थे, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करना स्टार्ट कर दिए। अधिक सत्ता और संप्रदा हासिल करने के लिए सामंत अपने आप को हाँ महासामंत या महामंडलेश्वर के नाम से मतलब इत्यादि घोषित कर दिए। ठीक है, अपने आप को मतलब कि महान दिखाने के लिए, मंडल का महान स्वामी बनाने के लिए वो अपने आप ही खुद को वो महासामंत घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ठीक है, ये 8वीं सदी के मध्य में राजपूत जो थे अपने चालुक्य के स्वामी से की अधीनता से इनकार करते। जब उनके अधीन हुए तो फिर उसके बाद जब 8वीं सदी की के जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने उनके अधीनता को इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यह जो अनुष्ठान है ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया। ठीक है, लेकिन यह माना जाता है कि इससे इससे याचक और जन्मना क्षत्रिय न हुए होते तो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियति प्राप्त कर लेता। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आइए, देखिए उद्यमी परिवार के जो पुरुष थे उन्होंने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया, और अपने आप को बड़ा मतलब कि दिखाने के लिए, राजशाही करने के लिए उन्होंने अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अब हम लोग को देखिए यहाँ से पढ़ना है। राज्यों में प्रशासन कैसे हुआ। ठीक है, प्रशासन लोग कैसे करते थे। नए नए राजाओं में कई ने महाराजाधिकार मतलब कि राजाओं के राजा और 3 भुवन के स्वामी और इसी इसी प्रकार के अन्य भारी भरकम उपलब्धियां प्राप्त की थी, उपाधि प्राप्त की थी। इस तरह के दाव के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन को अपनी सत्ता में साझेदारी कर दी। ठीक है, ये इनका हुआ प्रशासन। लेकिन उन राज्यों में, उन स्टेट में जो उत्पादक हुआ अर्थात मतलब किसान, पशुपालक, कारीगरों में जो भी संसाधन इकट्ठे हुए वो कभी न कभी उत्पादक का एक हिस्सा त्यागने के लिए मन बनाया गया और बात कर दिया गया। ठीक है, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी का दावा रहता था कि मुझे लगान चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए 400 कर। 400 कर क्या हुआ कि देखिए तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश के जो अभिलेख थे, जो चोल वंश के लोग थे, उन्होंने विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। ठीक है, 400 से ज़्यादा सूचक वहाँ पे शब्द मिलते हैं। और वहाँ पे जो भूस्वामी है, ठीक है, मतलब कि देखिए ये मकान पर
छाजन डालने वाले लगाने वाला कर, खजूर और तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला कर, मतलब कि हर एक चीज़ पे वो कर लगा दिया करते थे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। लेकिन ये संसाधन राजा की व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते हैं। ठीक है, इसलिए कि जिनसे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलते थे और जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो आपका ये हो गया। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में से किन मायनों में भिन्न था? ठीक है, यही देखिए है आपका प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या थी और भूमि का जो है वो लेन देन कैसे हुआ? प्रशस्तियाँ में एक ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि ये शासक को खुद कैसा दर्शाना चाहते हैं। और मिसाल के रूप में शुभ के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये महान विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई है। ठीक है, अक्सर प्रशासन में मदद करते हैं कौन? प्रशस्तियाँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं नाग भट्ट की उपलब्धियाँ। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल वो मतलब कि वीडियो क्रिएट करने में, चैनल बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में पूरे काम के साथ आदमी बहुत ही मेहनत करता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और चलिए आगे आगे में बढ़ते हैं। देखिए पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ के बारे में क्या पढ़ा गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में, ठीक है, परिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र प्रदेश, सैंधव, विदर्भ और कलिंग मतलब उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा जो थे उनके आगे तभी धाराशाही हो गए जो जब वे राजकुमार थे। ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन लोग जो हैं, ठीक है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि किस चीज़ से अनुदान करते थे। तो देखिए जो महाराजा लोग थे वो प्रायः जो ब्राह्मण होते थे उनको भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ठीक है, मतलब बोलते थे कि ये आपका हिस्सा है, वो आपका हिस्सा, तो इस टाइप से वो पुरस्कृत करते थे। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए इसमें आपका कुछ नहीं है, एक कहानी है। ठीक है, तो अगर आपके ये देखिए आपके सामने, अगर आपको ऐसे ही कहानी के रूप में पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब यहाँ से आइए, 12वीं शताब्दी की एक बृहत संस्कृति काव्य भी रची गई है। इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राज्य का इतिहास दर्ज है। जो कश्मीर पे लोग शासन करते थे उनके उनके बारे में इसमें समझाया गया है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हड़ नाम के जो एक व्यक्ति थे उन्होंने इसकी रचना की है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों दस्तावेजों शिलालेखों दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो 12वीं सदी के जो संस्कृत काव्य के जो महाराजा थे। और धन के लिए कैसे हुआ युद्ध, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार है। सही बात है। अब देखिए कौन कौन सा हुआ था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर में, हाँ, गुर्जर, परिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के जो शासक थे सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते भिड़ते थे। लड़ाइयों में 3 पक्ष थे। कौन कौन से थे? और यहाँ पे देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की गई थी। ये आपका हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्व ग्रह से प्रेरित होकर उप महाद्वीप पर 17 बार, ठीक है, कितनी बार? 17 बार इतने से इतने सन के बीच में अपना संपन्न मंदिर, इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण के लिए खर्च हुआ। तो ये हुआ युद्ध के लिए हिस्सा। और दूसरे महाराजा जो थे, हाँ, उनका यह चाह था कि जो भी चौहान के रूप में जाना जाए वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करेगा। ठीक है, उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर से अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, क्योंकि उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के से टक्कर लेनी थी। ठीक है, उन्हें टक्कर चाहिए था ये इस स्टेट में और इस स्टेट के बीच में।
ठीक है, उनका यह चाह था कि पृथ्वीराज तृतीय जो हैं उन्होंने अपने सुल्तान मोहम्मद गौरी, हाँ, जो गौरी थे उनके नामक अफगान शासक को 1191 में हरा दिया, परास्त किया, लेकिन अगले ही साल 1192 में उनके हाथ हार गया। ठीक, उनके हाथ से वो हार गया। यहाँ से देखिए पढ़ते हैं चोल राज के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार की एक सत्ता थी। ठीक है, कावेरी डेल्टा में और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महाहत थे। और यहाँ से है देखिए कि उसने वहाँ तंजावुर शहर में निशंभु सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। देखिए थोड़ा सा बच्चा है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए चोल राज और उनके पड़ोसी कौन कौन से हैं। राजा राम प्रथम जो थे वो, जो कि बहुत ही शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। ठीक है, चोल शासक उसको मानते थे। और राज राम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इस नीति को जारी रखा और उसमें गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला कर दिया। ये हो गया आपका। अब देखिए भव्य मंदिर और कांस मूर्तिकला कहाँ से आए। रामराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगटोचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार है। ये हो गया। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बना है। हाँ, और ये भूमि से भी संपन्न हो गए। और इस भूमि के उपज के बारे में जो जो विशेषज्ञ हैं उनका बहुत ही खर्च हुआ। जो मंदिर के आसपास में रहने वाले लोग थे और उनके काम करने वाले लोग थे वो पुरोहित थे, हाँ, मालाकार, बावर्ची, हाँ, मेहतर, संगीतकार और नर्तक इत्यादि थे, जो कि मंदिर के पास बैठ के अपना कार्य किया करते थे। कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ये देखिए ज़्यादातर प्रतिमाएं जो थी वो देवी और देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो थी भक्तों की भी बनाई गई थी। ये हो गया। कृषि और सिंचाई कैसे होगा। कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी रिवर जो है, हाँ, कावेरी रिवर जो है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती थी। और वो छोटी छोटी शाखाएं कौन थी, बताइए आप लोग। देखिए शाखाओं का पानी, कृषि, विशेषज्ञ, चावल की खेती और अक्सर आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती थी। अब आपको यहाँ से पढ़ना है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित था। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो भी साउथ में जो मतलब की स्टेट है वहाँ पे खेती पहले से ही होती थी और जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाके में जमीन को समतल करते थे। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। पानी को खेती तक, हाँ, लेके जाने के लिए नहर बनाए गए और एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, ये आपका है। देखिए फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि खेती के बिना कुछ नहीं है। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। ठीक है, ये देखिए एक चोल कांस्य प्रतिमा है, इस कितनी सावधानी से इसे अलंकृत किया गया है, इसे गौर से देखिए। सिंचाई का जो काम है वो योजना की उसको आवश्यकता पड़ती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना। साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब इस साम्राज्य का प्रशासन क्या है। देखिए किसानों की बस्तियां को उर कहलाती थी। किसानों की जो बस्तियां थी जो उर कहलाती थी। सिंचाई खेती के साथ साथ बहुत। तो अब यहाँ से, ठीक है, समूह को नाडु कहा जाता था और ग्राम परिषद और जो नाडु हैं वो न्याय करने पर कर वसूलते थे और कई प्रशासकीय कार्य भी करते थे। देख रेख में जो नाडु थे उनके कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल किया गया था। भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला विलन और किसान मिलता था और प्रधान की उपाधि दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये साम्राज्य का प्रशासन ऐसे हुआ। अब देखिए भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, जैसे देख लीजिए। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला कौन सा है, वेल्लनगाई, वेल्लन वगाई, गैर गैर ब्राह्मण किसान
स्वामी की भूमि कौन सा है? ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी गई भूमि का नाम क्या है? शाला भोग। और किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि मिलती है वो देवदान। और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कौन सी है? पल्ली चंदम। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब हमने ये चीज़, हाँ, हमने ये देख लिया, पढ़ लिया कि ये ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्रह्मदेह प्राप्त होता था। परिमार स्वरूप कावेरी घाट और दक्षिण भारत जो है वो दूसरे हिस्से में ब्राह्मण बस्तियों का अस्तित्व में आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर। लेकिन तमिलनाडु के चिंगलपुट, हाँ, जो आप उनका जिला है, उसमें जो उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का एक्सप्लेनेशन किया है कि ये ब्राह्मणों की जो सभा थी, उनका जो जो संगठन हुआ वो कैसा था। ठीक है, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर और इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। और उनके उनके नाम जो है वो तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन पर भी रख दिए जाते थे। मतलब उसमें छोटे छोटे टिकट बना के मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, अब ये देखिए आपका अभिलेख और लिखित सामग्री। ठीक है, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, तब उन्हें भूस्वामी मतलब माना जाएगा। ठीक है, और इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। ये आपके बीज शब्द हैं और ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हैं। प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।